नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए तेवर एक नए अंदाज में लंच ब्रेक देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। चुनावी घमासान से पहले नामांकन की तैयारी। जी हां, आज हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन है क्योंकि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए डिंपल यादव पर्चा भर रही हैं और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। नामांकन से पहले डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर नमन किया। उधर गुजरात की तस्वीर देखिए, यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। उत्तरी जामनगर सीट से बीजेपी ने क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को उम्मीदवार बनाया है। ठीक है, कर लो, तुम बाहर से बोलोगे। हाई प्रोफाइल नामांकन की ये दो तस्वीरें, यूपी से लेकर गुजरात तक यूपी की मैनपुरी सीट खाली हो गई है और उपचुनाव के लिए मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव पर्चा भरेंगी। उधर जामनगर नॉर्थ से रिवाबा जडेजा, जो कि रवींद्र जडेजा की पत्नी है, उन्हें टिकट दिया गया था। आज नामांकन का दिन है। जामनगर से मेरी सहयोगी मिलन शर्मा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। देखिए मिलन, अब ये बेहद महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीट बन गई है क्योंकि रवींद्र जडेजा की पत्नी एक स्टार अट्रैक्शन साबित होंगी वहां पर। बिल्कुल, और इस वक्त हम उसी कलेक्टोरेट के बाहर खड़े हैं जहां पर रविंद्र सिंह जाडेजा की जो पत्नी है रिवाबा जाडेजा, वो अपने नॉमिनेशंस आज फाइल करने के लिए आई हैं और उनके साथ उनके स्टार क्रिकेटर हस्बैंड भी हैं। पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करते हुए इस पूरे कैंपेन में रिवाबा जाडेजा का वैसे तो देखा जाए तो राजनीतिक जो कोई बैकग्राउंड है या एक्सपीरियंस कम है, लेकिन करनी सेना से जुड़ी हुई है, भाजपा से जुड़ी हुई है और बीजेपी ने बाकायदा उनको अपना प्रत्याशी बोलकर जामनगर की हाई प्रोफाइल सीट से यहां पर कैंपेन करने के लिए, एमएलए बनाने के लिए उतारा है और लगातार वो दिन भर कैंपेन कर रही हैं। फिलहाल नॉमिनेशंस अंदर भरे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए जामनगर की ये जो सीट है नेहा, वो मानी जाती है सेफ सीट और आज हमने देखा कि विजय रूपानी जी भी उनके साथ ही यहां पर उन्हें कैंपेन में सपोर्ट देने के लिए आए। साथ में काफी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने भी सपोर्ट दिया। तो रिवाबा का कैसा मिजाज रहता है यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं के लिए वो काम करती आई हैं, सोशल वर्क करती आई हैं, इसको देखकर एक नया चेहरा बीजेपी के लाने का यहाँ पर जो मकसद था वो पूरा होता है। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से लोगों का सपोर्ट इनको रहता है, क्योंकि 7 जो कैंडिडेट को फील्ड किया है कांग्रेस से वो भी जाडेजा क्लैन से ही हैं और दिलचस्प बात यह है कि इनकी जो क्रिकेटर जाडेजा, रविंद्र सिंह जाडेजा की बहन है नयनाबाई जाडेजा, वो कांग्रेस के लिए जोरों शोरों से कैंपेन कर रही हैं। तो एक ही घर में आप एक ही परिवार में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन रुक करेंगे अब अगली खबर का, क्योंकि दिल्ली में बेहद सनसनीखेज हत्या का एक मामला सामने आया है और दिल्ली में श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की का उसके लिव इन पार्टनर ने मर्डर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वाकर मुंबई के कॉल सेंटर में काम करते थे। परिवार वाले शादी के खिलाफ थे, इसलिए आफ्ताब और श्रद्धा दोनों दिल्ली आकर लिव इन में रहने लगे। 5 महीने तक जब श्रद्धा की कोई जानकारी परिवार को नहीं मिली तो पुलिस को जानकारी दी गई। घर वालों को शक हुआ, जिसके आधार पर वो दिल्ली पहुंचे और उस फ्लैट तक पहुंचने में कामयाब रहे जहां दोनों रहते थे। लेकिन फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। आफ्ताब ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि शादी को लेकर अक्सर विवाद रहता था दोनों के बीच। श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बनाती थी। ये आफ्ताब की पहली तस्वीर है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। उसने खुद मर्डर की बात कबूली है। उसने कहा कि टुकड़ों में शव को लेकर उसने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। 18 मई को कत्ल और 14 नवंबर को इस साजिश का खुलासा हुआ है। ये श्रद्धा की तस्वीर आप देख रहे हैं और पहली तस्वीर में इसका कातिल आफ्ताब, जो उसके साथ लिव इन में रहता था। दिल्ली में दोनों काम करते थे और शादी का दबाव बना रही थी श्रद्धा, इसी के चलते आफ्ताब ने उसका मर्डर कर दिया। ये चौंकाने वाला खुलासा खुद आफ्ताब ने किया है। मर्डर की बात उसने कबूल ली है कि 18 मई को उसने श्रद्धा का कत्ल किया था। उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर उसकी लाश इधर उधर फेंक दी। आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के 20 टुकड़े किए। बैग में लाश के टुकड़े भरकर अलग अलग दिन पर उसने दिल्ली के कई इलाकों में इस शव को फेंका। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा, जो काफी वक्त से अपने परिवार के टच में नहीं थी, लेकिन जब
सोशल मीडिया पोस्ट आने बंद हो गए तो परिवार को शक हुआ कि श्रद्धा को कुछ हो गया है। इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और लगभग 5 महीने बाद इस साजिश का खुलासा हुआ। आफताब को ये लगा कि इतने महीने तक ये मामला दबा रहने के बाद मामला रफा दफा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। 6 महीने बाद इस साजिश का भंडाफोड़। आफताब कुछ बोलेंगे? आफताब क्या रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से जानते थे आप श्रद्धा को? आफ्ताब आप कब से जानते थे श्रद्धा को? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफताब हत्या क्यों की ये तो बताइए। आफ्ताब मोटिव क्या था? आफ्ताब आपने क्यों किया? आफ्ताब 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 क्यों किया आपने ये? क्यों किया आपने ये? आफ्ताब 35 टुकड़े क्यों किए? आफ्ताब क्यों इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर क्यों किया? आफ्ताब इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर क्यों किया? आफताब कुछ हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, उसने खुद अपना जुर्म कबूल लिया है, क्या लगा था उसे? मामला रफा दफा हो गया है इतना वक्त बीत जाने के बाद? जी बिल्कुल, उसे लगा था कि उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि उसने अब चीजों को, जो भी श्रद्धा से जुड़ी जो भी चीजें थी उनको ठिकाने लगाने शुरू कर दिया था। न सिर्फ बॉडी को बल्कि उसके कपड़े हो, उसका फोन हो, उससे जड़ी जो भी चीजें थी, फोटोग्राफ्स हो, मोबाइल हो, हर चीजों को बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से आफताब ठिकाने लगा रहा था, ताकि अगर कभी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है तो कड़ियों को जोड़ा ना जा सके, आफताब कभी पुलिस के ट्रैक में ना आ सके। इसलिए उसने बड़ी साजिश के तहत इन चीजों को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने उन्हीं चीजों को, चूंकि जो चीजें उसने नष्ट करने की कोशिश की, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो, चाहे कपड़े हो, चाहे वो मोबाइल से पूरा का पूरा जो डाटा है उसे डिलीट करने की कोशिश की हो, इन सारी चीजों को पुलिस अब रिकवर कर रही है और ये एक बड़ा सबूत बनेगा जब पुलिस इस पूरे मामले में चार्जशीट करेगी। दूसरी चीज, ये वारदात दरअसल रिश्तों को भी तार तार करती है। एक वो लड़की जो अपने माँ बाप को छोड़कर एक शख्स पर भरोसा करती है, उसके लिए अपना शहर छोड़ देती है, उसके साथ लिव इन में रहती है, उसका कत्ल सिर्फ इस बात के लिए कर दिया जाता है कि उसने शादी का दबाव बनाया। बिल्कुल शादी, और आप ये देखिए क्योंकि ये लड़की जब यहाँ परिवार वाले अगेंस्ट थे तो वो बॉम्बे से दिल्ली आकर के शिफ्ट हो गई। दिल्ली में अपनी सारी चीजें, अपनी सारी शर्तों को उसने पीछे छोड़ दिया था जो इन्फॉर्मेशन मिली है, और ज्यादातर बातें जो थी वो आफताब के हिसाब से वो अपनी लाइफ जीने के लिए तैयार थी। लेकिन एक शर्त थी श्रद्धा की कि वो शादी कर ले, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल भी राजी नहीं था। जो अब तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें मर्डर का मेन मोटिव यही निकल के आ रहा है कि श्रद्धा लगातार शादी का दबाव बना रही थी और इस शादी के दबाव बनाने की वजह से ही आफताब जो है उससे नाराज रहता था। अक्सर दोनों के बीच इसी बात को लेकर के झगड़ा होता रहता था और फिर एक दिन उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया और उसके बाद फिर उसने बॉडी पार्ट्स को जिस तरीके से उसको ठिकाने लगाया है, जो ब्रुटैलिटी दिखाई है, पुलिस अब उन्हीं सारी चीजों को इकट्ठा कर रही है, जोड़ रही है और पुलिस का कहना है कि आफताब के खिलाफ अब तक काफी सारे सबूत उनको मिल चुके हैं, जो महरौली के अलग अलग जंगलों के इलाके से हो, टेक्निकल एविडेंस हो, इन सारी चीजों को पुलिस एक एक कर जोड़ रही, इन कड़ियों को जोड़ रही है ताकि इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। डीएनए और फोरेंसिक जांच भी की जाएगी जो अभी अवशेष मिले हैं श्रद्धा के? जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में ये सारी चीजें शामिल है। पुलिस का कहना है कि डीएनए की जो फोरेंसिक जांच है वो हर पहलू की, क्योंकि जो घर से देखिए जहाँ पर बॉडी को काटा गया वहां से आरी मिली है, इनमें बॉडी के पार्ट्स जुड़े हैं। जो जंगल से जो बरामदगी हुई है, जगह जगह से आप कहिए जो हड्डियां मिली हैं, जो बॉडी के दूसरे बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, उन सबकी जांच कराई जाएगी फॉरेंसिक, उनका डीएनए कराया जाएगा। ये एविडेंस बहुत मायने रखते हैं बाद में कोर्ट में, क्योंकि घर में ही उसके ट्रेसेस मिल गए हैं, जो जिस आरी से काटा गया उस आरी से ट्रेसेस मिले हैं, तो
तो इन चीजों को स्टैब्लिश करने में फॉरेंसिक एविडेंसेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये बाद में बेहद काम आते हैं। और दूसरी चीजें, जो कपड़ा है, जो बाल के निशान मिले हैं, जो जिस आरी से काटा गया वो जो बरामदगी हुई है, और ये फॉरेंसिक एविडेंस, इसके बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जगह जगह के फुटेज पुलिस के पास, और फिर तीसरा जो है वो टेक्निकल एविडेंस, जो मोबाइल से जो डाटा डिलीट किए गए हैं, ये सारी चीजें पुलिस अलग अलग जो टीम है वो इस हिसाब से काम कर रही है। इन सारी सबूतों को, इन सबको कलेक्ट किया जा रहा है, एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है, और पुलिस का कहना है कि उनके पास अब तक काफी सबूत जुट गए हैं, और जब एक बार फॉरेंसिक और दूसरे सारे रिपोर्ट पुलिस के पास आ जाएंगे तो पुलिस का ये भी कहना है कि बेहद जल्द इस पूरे मामले में साउथ दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। साथ ही हिमांशु, श्रद्धा का कत्ल मई में किया गया, कत्ल की रात क्या कुछ हुआ था, ये डिटेल्स आफ्ताब ने बताई हैं? देखिए, ये सारी चीजें अब पुलिस जो भी वो बयान दे रहा है, जो कब उसने कत्ल किया, आरी वो कहाँ से लेकर आया, और उसके बाद क्या उसने कुछ प्लास्टिक रैपर्स भी खरीदे, ये सारी चीजें अब पुलिस जो भी वो बयान दे रहा है उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है। आफ्ताब जो कुछ भी बोल रहा है पुलिस उससे सीधे से यकीन नहीं कर रही है। पुलिस जो भी आफ्ताब से बातचीत हो रही है उस एविडेंस के आधार पर आगे बढ़ रही है और देख रही है कि आफ्ताब कितना सच बोल रहा है। कहीं पुलिस को गुमराह करने की तो कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि पुलिस ये नहीं चाहती कि कोर्ट में किसी भी वजह से केस कमजोर पड़े। इसलिए आफ्ताब के हर बयान को, जो भी वो घटना की रात वाली बात बता रहे हैं या उसके बाद की किस तरीके से उसने बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया, इन उसके सारे बयान को पुलिस वेरीफाई कर रही है। इसलिए पुलिस का ये कहना है कि अभी जो भी आफ्ताब बता रहा है उन सारी चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है, उससे रिलेटेड सबूत एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसके बाद फिर पुलिस इस मामले में आगे बढ़ेगी। पुलिस का कहना है कि जो 3 सबसे महत्वपूर्ण सबूत है, सबसे पहले जो आरी मिली, उसमें से जो ट्रेसेज मिले, बॉडी पार्ट जो बरामद किए गए हैं निशानदेही पे आफ्ताब के, जो कपड़े, और तीसरा टेक्निकल एविडेंस जिसको रिट्रीव करने की कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, फॉरेंसिक टीम के द्वारा की जा रही है। हिमांशु, ये कौन से वो इलाके हैं जहां पर शव के टुकड़े फेंके गए हैं, क्योंकि उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं सामने? देखिए, ये मेहरौली का इलाका है। जब मेहरौली से आप आगे गुड़गांव के रोड पे जब आप जाते हैं तो उसमें बीच में कई सारे ऐसे इलाके हैं जो खाली है, जो रिच एरिया, जो जंगल का एरिया है। तो उन्हीं एरियो में क्योंकि ये रहना भी आया था जब ये, तो ये मेहरौली के ही इलाके में इसमें घर लिया गया था। तो वहां पे चूंकि वो इलाका बेहद करीब है, तो ये जंगल जो पूरा है मेहरौली का, उसी इलाके में, उसी जंगल में इसमें बॉडी पार्ट्स को ले जाकर डंप किया हुआ था। और अब पुलिस उसी ट्रेसेज को आफ्ताब की निशानदेही पर बरामद कर रही है। उनकी जांच पुलिस के द्वारा अब कराई जाएगी आगे। तो इसमें अभी पुलिस को काफी मशक्कत करनी बाकी है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट बेहद अहम सबूत साबित होना है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार रहेगा, और जो कुछ भी बयान आफ्ताब अब तक दे रहा है पुलिस उसको रिकॉर्ड कर रही है। उस बयान के आधार पर पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो एविडेंस को कलेक्ट करे, तभी उस बयान का बाद में कोर्ट में मतलब साबित होगा। इन बिटवीन जो भी लोग इनसे जुड़े हुए थे, चाहे वो श्रद्धा के दोस्त हो, चाहे वो आफ्ताब के दोस्त हो, उन सबके भी पुलिस एविडेंस स्टेटमेंट लेगी। पूरे रिलेशनशिप को, बॉम्बे से लेकर के दिल्ली तक के पूरे रिलेशनशिप को पुलिस एस्टैब्लिश करेगी, एक एक रिपोर्ट बनाएगी, और उसके बाद पुलिस आगे इस केस में बढ़ेगी। पुलिस का साथ साथ ये कहना जरूर है कि उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द तमाम सबूतों और चार्ज इकट्ठा कर लिया जाए। सारी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की बात कर रही है। साथ ही हिमांशु, चौंकाने वाली बात ये भी है कि जो कत्ल की जगह थी, वारदात जिस जगह पर अंजाम दी गई, वहां किसी ने भी श्रद्धा के चिल्लाने की आवाज, कोई और ऐसा सबूत, चश्मदीद कुछ भी सामने नहीं आया 6 महीने तक। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि बिल्कुल किस तरीके से उसने मर्डर किया, क्या उसने इन सारी चीजों को, मर्डर को भी उसने प्लान किया था। क्योंकि हमने देखा है कि इस तरीके के मामले पहले भी सामने आए हैं, जब एक शख्स था देहरादून में जिसने अपनी पत्नी की इसी तरीके से हत्या की थी, और उसके बाद बॉडी पार्ट्स को उसने देहरादून के जंगल में ले जा करके वहां उसने डिस्पोज किया था।
यहाँ वहां पर भी किसी पड़ोसी किसी को भनक नहीं लगी थी। पुलिस यहाँ पर लगातार आसपास जो लोग रहते हैं उनसे बात करने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे। यहाँ पर पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या आफ्ताब ने इस मर्डर को पहले प्लान किया था कि किसी झगड़े के बाद ये अचानक से हुआ मर्डर है। इस चीज पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार जारी है। अगर पहले से मर्डर नहीं हिमांशु, प्लान ही किया गया हो, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आफ्ताब ने बाकायदा शव के टुकड़े स्टोर करने के लिए एक नया फ्रिज खरीदा था। इसी फ्रिज में उसने श्रद्धा के टुकड़ों को रखा और फिर एक एक करके उनको ठिकाने लगाया। जाहिर तौर पर प्लान्ड मर्डर था। जी देखिए, बिल्कुल, लेकिन ये प्लान कब किया ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्लान करने के बाद, चीजों को जुटाने के बाद उसने हत्या किया, हत्या करने के बाद इन सारी चीजों को खरीदा, क्योंकि इससे कत्ल के टाइम को पुलिस स्टैब्लिश करेगी। मर्डर उसने कब अंजाम दिया, जो चीजें हैं आरी है, फ्रिज है, वो सारी चीजें उसने कब स्टोर की, कहाँ कहाँ से स्टोर की, वो सारी स्लिप्स, वो सारी दुकानों से जहाँ से भी उसने खरीदी, उन सभी जगहों पर आफ्ताब को लेकर के पुलिस की टीम जाएगी भी, वेरीफाई भी करेगी। जो भी दुकान थे, जिन लोगों से भी इसने संपर्क किया, यही वजह की देखिए इसमें पुलिस इसके मोबाइल को खंगाल रही है। सिर्फ आज के ही नहीं, मई के पहले तक के सारे रिकॉर्ड से खंगाल रही है, ताकि एक एक एविडेंस निकल करके सामने आ पाए। ये लगातार हम उस फ्रिज की भी तस्वीर दिखा रहे हैं हिमांशु। इस फ्रिज में ही उसने श्रद्धा के टुकड़ों को स्टोर किया, फिर एक एक करके मेहरौली इलाके में ठिकाने लगाया। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन सबके बीच बड़ा सवाल यही हिमांशु बना हुआ है कि क्या कोई विवाद इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि एक पढ़ा लिखा युवक जो नौकरी करता है, जो एक लड़की के साथ काफी वक्त से रिलेशनशिप में है, उसके दिमाग में इस तरीके का फितूर की बात कत्ल तक पहुंच जाए। बात कत्ल तक पहुंच जाए, और कत्ल के बाद जो ब्रूटैलिटी है, बॉडी के पार्ट करके उनको ले जा करके दम करना अलग अलग इलाके में, ये अपने आप में बेहद एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ये आती है। इस तरीके की चीजें बेहद कम देखने को मिलती हैं, और इसीलिए पुलिस जो है पूरे मामले को बेहद बारीकी से देख रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर आफ्ताब के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या वहां पे शिफ्ट होने के पीछे भी ये साजिश तो नहीं थी, कहीं ये लंबी साजिश तो नहीं थी कि ले जाता हूँ और उसके बाद मौका पा करके ठिकाने लगा दूंगा। तो ये साजिश, ये आफ्ताब के दिमाग में ये पूरी जो बातचीत है, ये सबसे इसके दिमाग में घूम रही थी। और यही वजह है कि पुलिस जो है आफ्ताब से जुड़े लोगों के भी स्टेटमेंट दर्ज करेगी, ताकि पता लग सके, कहीं से कोई सुराग मिल सके कि ये आफ्ताब के दिमाग में कब से चल रहा था। क्योंकि पुलिस को आफ्ताब जो भी बयान दे रहा है, पुलिस उस पर विश्वास नहीं कर रही है। पुलिस उसको वेरीफाई कर रही है कि कहीं ऐसा न हो कि आफ्ताब जो है इन्वेस्टिगेशन को घुमाने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे। और यही वजह है कि एक एक चीज को वेरीफाई किया जा रहा है। जिन जगहों से भी जो भी उसके मूवमेंट रहे हैं, मई से पहले जब भी वो दिल्ली आया, और दिल्ली में जब वो जाकर के शिफ्ट होता है मेहरौली में, तो उस वक्त से ही इसके पूरे मूवमेंट से, इसके पूरे ग्रुप को, जिन लोगों से फ्रीक्वेंट टच में रहता था, उन सबसे मोहल्ले में किस तरीके का इसका बिहेवियर था। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कत्ल के बाद क्या इसके बिहेवियर में किसी तरीके का कोई परिवर्तन लोगों को देखने को मिला था या नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से जब इसने कत्ल किया, तो क्या इसने अपने सारे ग्रुप में जो इसके दोस्त थे जिनसे लगातार। हिमांशु, एक और सवाल आपसे यहाँ पर कि जिस जगह पर श्रद्धा काम कर रही थी, उन लोगों ने लीव ऑफ एब्सेंस को नोटिस करते हुए श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट नहीं फाइल की, वहां पर ये नोटिस में नहीं आया। दूसरा सवाल ये कि क्या आफ्ताब ने अकेले इस मर्डर को अंजाम दिया या उसका कोई सहयोगी भी है? देखिए, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही है कि पुलिस को सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब पे ही शक है, और आफ्ताब के अलावा इस मामले में अभी और किसी के शामिल होने के कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले हैं। और आफ्ताब की स्टेटमेंट में भी किसी दूसरे शख्स का नाम फिलहाल नहीं आया है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी आफ्ताब के अलावा किसी का नाम नहीं आया है। इन चीजों को पुलिस, जो करीबी थे, जो लोग श्रद्धा के करीबी थे, जो बात करते थे, जो उनके दोस्त हैं, उनसे पुलिस जरूर बात करेगी कि आखिर जब दिल्ली एनसीआर की हवा दिवाली से ही बेहद खराब स्तर पर है। आलम यह है कि लोग प्रदूषण से बचने के लिए तरह तरह के उपाय और तरकीब का इस्तेमाल कर रहे हैं।
दिल्ली और एनसीआर की हवा दिवाली के बाद से ही बेहद खराब हो गई है। ऐसे में लोग खराब हवा के असर को कम करने के लिए तमाम तरह की तरकीबें आजमा रहे हैं। इन तरीकों में शामिल हैं मास्क, घर, कार और दफ्तर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल, इंडोर प्लांट्स, इम्यूनिटी बूस्टर और एंटी एलर्जिक दवाएं। इसकी वजह से इन सब सामानों की डिमांड बढ़ी है और इस बढ़ती मांग की वजह से प्रोडक्शन में भी तेजी आई है। मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक इन सामानों की डिमांड में इस साल 20 से 25% तक इजाफा देखा जा रहा है। एयर प्यूरिफायर इस दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद है। अनुमान है कि एयर प्यूरिफायर की बिक्री इस बार पिछले साल के मुकाबले 30% बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने से उत्पादन बढ़ा है, जिससे 15,000 में मिलने वाला एयर प्यूरिफायर अब 8,000 में भी खरीदा जा सकता है। ज्यादा वॉल्यूम में निर्माण और मार्केट में मुकाबला बढ़ने से भी दाम घटे हैं। मार्केट में 7,000 से लेकर 60,000 तक की कीमत के कई एयर प्यूरिफायर मौजूद हैं। कोरोना का खतरा घटने के बाद मास्क की बिक्री बुरी तरह लुढ़क गई थी, लेकिन अब प्रदूषण ने दिवाली के बाद से N95 मास्क की बिक्री में जोरदार इजाफा किया है। इसके अलावा घर में एयर प्यूरिफायर जैसा काम करने वाले कई इंडोर प्लांट्स भी हैं, जिनकी बिक्री में तेजी आई है। ऐसे में स्नेक प्लांट्स, जेड प्लांट, बैम्बू पाम, बोनसाई, एलोवेरा, फ्लेमिंगो लिली, स्पाइडर प्लांट, तुलसी और मनी प्लांट की बिक्री में 30% तक का इजाफा हुआ है। तमाम उपाय आजमाने के बावजूद लोगों के लिए प्रदूषण से पूरी तरह बचना संभव नहीं है। ऐसे में लोग बीमार पड़ रहे हैं और दवाओं को खाने के लिए मजबूर हैं। इसकी वजह से अलेग्रा और सिट्रिजाइन जैसी दवाओं की बिक्री तेजी से बढ़ी है। इनके अलावा भी नेबुलाइजर्स और वेपोराइजर्स की भी बिक्री बढ़ रही है। काफी लोग इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और च्यवनप्राश वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इनकी भी बिक्री बढ़ गई है। आदित्य केराना, आज तक। पूरे 5 महीने बाद एक कत्ल का मामला सामने आया। मुंबई की रहने वाली और एक कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की श्रद्धा की हत्या का यह मामला है और पुलिस ने रविवार को केस सुलझाने के बाद कत्ल का जो किस्सा सामने लाया वो पूरे शहर में सनसनी फैला गया, क्योंकि जिस लड़की की हत्या की बात का खुलासा हुआ है उसकी लाश के टुकड़े पूरे शहर में बिखरे हुए बताए जा रहे हैं। 6 तस्वीरें अपने आप में इस कत्ल की दास्तां बयां कर रही हैं, क्योंकि जंगल में लाश के टुकड़े आफताब, जो कि इस लड़की का हत्यारा है, उसने फेंके थे। रात के 2 बजे का वक्त इसके लिए चुना गया था, जब सड़कें सुनसान हो, आसपास का इलाका सुनसान हो। अब एक एक करके ये पूरी वारदात खुद आफताब बयां कर रहा है, जो कि मर्डरर है अपनी ही प्रेमिका का। आरी से किए गए ये शव के टुकड़े 20 शव के टुकड़े किए गए और उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। इस फ्रिज का इस्तेमाल लाश को स्टोर करने के लिए किया गया। इसमें शव के टुकड़े रखे गए और एक एक करके इन्हें डिस्पोज कर दिया गया। आरी से आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, बेरहमी से ये कत्ल, और 6 महीने बाद ये मर्डर मिस्ट्री अब सुलझी है। 300 लीटर की स्टोरेज वाला फ्रिज खरीदा गया, जिसमें लाश को स्टोर किया गया। आफ्ताब क्यों हत्या की? आफ्ताब कुछ बोलेंगे? अरे यार सलाम जाएगा, हम कार के नीचे देखना। आफ्ताब कुछ बोलेंगे? आफ्ताब क्या रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से जानते थे आप श्रद्धा को? आफ्ताब आप कब से जानते थे श्रद्धा को? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार आफ्ताब ने कर दिया। मुंह पर चुप्पी, चेहरे पर नकाब। जाहिर तौर पर यह शर्मनाक, ये बेहद सनसनीखेज तरीके से इस वारदात को अंजाम देने वाला शख्स अब पुलिस को एक एक करके इस मर्डर की दास्तान बता रहा है, लेकिन पुलिस भी उस पर विश्वास नहीं कर रही है। खुद पुख्ता जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है कि कैसे ये मर्डर 6 महीने तक छिपा रहा। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा, जिसने परिवार छोड़ दिया,
घर छोड़ दिया सिर्फ आफताब के साथ रहने के लिए। लिव इन में थे दोनों, दिल्ली में इन्होंने घर लिया था और उसके बाद जब श्रद्धा ने शादी का दबाव बनाया, आफताब ने उसका कत्ल कर दिया। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, अब से कुछ ही देर पहले हम जानकारी भी ले रहे थे इस पूरे सनसनीखेज मर्डर मामले में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार 6 महीने तक ये मर्डर छिपा रहा। किस तरीके से एक एक डिटेल पर आफताब ने पर्दा डालने की कोशिश की? क्या अभी तक उसने अपने गुनाह को पूरी तरीके से कबूल लिया है या फिर अभी भी पुलिस वेरीफाई कर रही है और उसके बातों में कई बार विरोधाभास भी दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत में तो जरूर गुमराह करने की कोशिश की आफताब ने, लेकिन जब सस्टेन इंट्रोगेशन हुआ पुलिस का, उसके बाद उसने खुलासा कर दिया कि जो दोनों में झगड़े होते थे और 18 मई को काफी झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने गला दबा करके श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद हत्याकांड के बाद डेड बॉडी फ्लैट में पड़ी हुई थी। उसने सोचा, उसने प्लान बनाया कि कैसे इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है। तो उसके बाद वो फ्रिज खरीद कर लेकर आता है और उस बकायदा जो श्रद्धा की बॉडी है उसको टुकड़ों में काटता है। उसके बाद उसको बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखता है और रोज रात को तकरीबन 2 बजे के लगभग एक जो बॉडी पार्ट है उसको वो ठिकाने लगाता है। छतरपुर इलाके में एक जंगल है वहां पर पे जो हमें जानकारी मिली है कि बदबू ना आए इसके लिए फ्रिज का इस्तेमाल तो किया ही, लेकिन अगरबत्ती भी वो घर में जलाता था। अब रही बात कि 6 महीने बाद ये कैसे खुलासा हुआ, तो दरअसल जो श्रद्धा और आफताब थे वो दिल्ली चले आए थे, मुंबई से दिल्ली, क्योंकि श्रद्धा की फैमिली ने विरोध किया था इस रिलेशनशिप का। लेकिन श्रद्धा की फैमिली लगातार कांटेक्ट में थी और सोशल मीडिया के जरिए भी अपडेट्स लेते रहते थे। लेकिन जब अपडेट्स आने बंद हुए उसके बाद मिसिंग की कंप्लेन रजिस्टर कराई गई मुंबई में। उसके बाद मुंबई पुलिस ने कांटेक्ट किया दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस ने जब आफताब को डिटेन किया तो आफताब ने बताया कि वो तो कहीं चली गई है, कई महीने पहले वो यहाँ फ्लैट छोड़कर जा चुकी है। लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब आफताब ने कबूला कि उसने हत्या कर दी है गला दबा के, और उसके बाद जो बॉडी थे उसको उसके टुकड़े किए और उसके बाद उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया है। तो इस तरीके से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। हालांकि आफताब अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। कई जो बॉडी पार्ट के टुकड़े हैं वो अभी रिकवर हुए नहीं है, वो होंगे तो उनकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने इस सिलसिले में दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान से बातचीत की। अंकित चौहान ने बताया कि किस तरीके से पुलिस आरोपी तक पहुंची और किस तरीके से अब उसकी निशानदेही पर मेहरौली के जंगलों में इंसानी लाश के टुकड़े बरामद किए जा रहे हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि वो टुकड़े वाकई श्रद्धा वकार के ही हैं या फिर किसी और के। साहब अंकित चौहान है, एडिशनल डीसीपी साउथ है, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ, कैसे पहला गला मिला, कहां से जानकारी मिली? हमारे पास मुंबई से मोबाइल पुलिस आई, उसने बताया कि एक लड़की मिसिंग है, लड़की फादर ने मुंबई में कंप्लेंट कराई है। तो उनको मालूम चला कि लास्ट लोकेशन लड़की की दिल्ली थी, तो वो हमारे पास इस कंप्लेंट को लेके फॉरवर्ड करने आई थी। तो उसके बाद कैसे आप आरोपी तक पहुंचे? उसके बाद हमने अपना टेक्निकल सर्वेलेंस लगाया, लड़के की लोकेशन वगैरह आइडेंटिफाई करी, फिर हमने उसको ट्रेस कर लिया, उसके घर पे जाके उसको मिल लिया, हमने वहाँ पे घर पकड़ लिया उसको। जब जो आरोपी है आफताब, उसको जब आपने पकड़ा तो क्या बताया उसने, किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया? स्टार्टिंग में तो उसने यही बताया था कि लड़की चली गई है, लड़की उसके पास नहीं थी, लड़की काफी महीने पहले चली गई है। बट उसने बाद में जो बताया, जब थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की गला दबाया पहले, फिर लड़की बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी। क्या ये भी सामने आया है कि पहले गला दबाकर हत्या की है, उसके बाद लाश के कई टुकड़े किए हैं? सर, इस टाइप की चीजें बताई उसने कि ऐसा कुछ किया है उसने। मतलब क्या बॉडी के टुकड़े किए? हाँ। तो उसके बाद क्या, किस तरह से, क्या रोजाना बॉडी के टुकड़ों को फेंकने जाता था या एक साथ फेंक? थोड़ा उसके टाइम गैप पे बॉडी के टुकड़े फेंके, अलग अलग जगह पे टुकड़े फेंके। तो कुछ बॉडी पार्ट्स आपने रिकवर किए? कुछ चीजें रिकवर हुई हैं, लगती हैं बॉडी पार्ट्स हैं, बट अभी इट इज टू अर्ली टू से कि भाई किसके बॉडी पार्ट्स हैं। सर, क्या ये बताया आफताब ने क्यों हत्या करी थी श्रद्धा की, किसी वजह से? ये कहते हैं कि आपस में झगड़े होते थे, दे वर इन लिव इन रिलेशनशिप, तो कुछ झगड़े वगड़े हुए, कई बार चीजें बेकाबू हो जाती थी। इस बार चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसने उसकी हत्या कर दी। तो ये क्या जो मर्डर था वो सडन प्रोवोकेशन था या प्लान बना के? इसके वर्जन के अकॉर्डिंग तो सडन प्रोवोकेशन था।
ये सडन प्रोवोकेशन हुआ, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उसने तो जो बॉडी पार्ट है उसके टुकड़े किस चीज से किए, क्या वो रिकवर हुआ, किस चीज से किए? अभी वो चीजों पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो तो आप जैसा बता रहे हैं कि उसने गुमराह करने की भी कोशिश की, क्योंकि मर्डर तो मई में कर लिया था। स्टार्टिंग में उसने जो बताया कि लड़की चली गई है, छोड़ के चली गई है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगा इससे गुमराह कर रहा है, बट उसने थोड़ा सस्टेन्ड इंटरवेंशन हुआ, चीजें खुल के सामने आ गई। अच्छा, हत्याकांड मई में अंजाम दिया? मई तो अभी उससे पूछताछ अपना चल रही है, पूछताछ चल रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अंकित चौहान, जिन्होंने बताया कि जो आफ्ताब है शुरुआत में उसने गुमराह करने की कोशिश की थी जब पुलिसकर्मियों ने उनसे पूछा था, लेकिन उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की दिल्ली पुलिस ने, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और आफ्ताब ने कबूल किया कि उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले पर वो नजर बनाए हुए हैं। अरविंद, आपने जब एडिशनल डीसीपी से बात की, क्या किसी सहयोगी की मदद से आफ्ताब ने इस मर्डर को अंजाम दिया, या फिर ये सडन प्रोवोकेशन था, या फिर ये प्लान था? बाद में लाश के टुकड़े डिस्पोज ऑफ किस तरीके से किए गए? कई सारी बातें इस वक्त अनसुलझी हैं। नहीं, देखिए, अभी तक किसी और के शामिल होने की बात से पुलिस ने इनकार किया है, लेकिन जो आपने सवाल पूछा, हत्याकांड के बारे में वो बता रहा है सडन प्रोवोकेशन में हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद वो जो चीजें रिकवर हुई हैं वो ये बताती हैं कि किस तरीके से शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और प्लानिंग के तहत जो बॉडी है उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर जो नेटवर्क काफी दिक्कत है, फिर भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको वो फ्रिज दिखाऊं जो फ्रिज जो है सीज किया है दिल्ली पुलिस ने, और उस फ्रिज में जो बॉडी पार्ट है उसके टुकड़े वो रखता था। ये देखिए, पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं। ये जो फ्रिज है, कोशिश करेंगे कि ये दिखाएं हम आपको। ये जो फ्रिज है ये खरीद करके वो लेकर के आता है, और इस फ्रिज में जो बॉडी के टुकड़े हैं उनको वो रखता है, और रोजाना एक जो बॉडी का टुकड़ा है वो निकाल करके वो लेकर के जाता है।